और जिसको सरकार भी डरती थी, ऐसे गदर जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से उनको नमन करता हूं और मंच पर बैठे गदर फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर शांताताई सिंह जी, प्रोफेसर हरा गोपाल जी, प्रोफेसर माड़ाभूषी श्रीधर जी, फॉर्मर आईसी, प्रोफेसर कुंडानंद राम जी, बुद्धवनम के मलापाली लक्ष्मण जी, येरपुरी सोमन जी, आर वेंकट रेड्डी जी, बेलाया नायक जी, चेयरमैन ट्राइबल वेलफेयर, और सभी उपस्थित यहां पर दोस्तों, भाइयों, मंच पर बैठे जिनके मैंने नाम नहीं लिए, शायद मुझे माफ करेंगे। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं दोनों भाषा का इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी और हिंदी का, क्योंकि तेलुगु जो है वो मुझे आती नहीं है और इसलिए आप मुझे बर्दाश्त करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि हम लोग को जो है वो एक जगह बैठना, एक जगह फंसना और एक जगह रुकना, ये सही नहीं होता है। We have always to see that we move on constantly. Gadar, to his songs, to his poetry, he gave inspiration. ये बात है कि लाइवली कॉन्टेस्ट जब चलता था तो लोग एक दौर चढ़ता था, एक लहर चलती थी, एक उत्साह और एक उल्लास का माहौल होता था। आज वो अपने में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार, उनका कार्य आज हम लोग के सामने है, एक आदर्श की तरह है। और मैं मानता हूं कि इसी आदर्श को, इसी उद्देश्य को हम लोग को आगे ले जाना है। और जब तक हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक मैं मान के चलता हूं कि हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये एक तरीके का विचारों का रेवोल्यूशन है, कल्चर का रेवोल्यूशन है। जिसका बाबा साहब ने जिक्र किया और कहा था रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन में, कि इस देश में आने वाले सदियों तक एक संघर्ष जारी रहेगा। और ये संघर्ष इसलिए जारी रहेगा कि कुछ लोगों को अधिकार धर्म के माध्यम से परंपरा ने दी, व्यवस्था ने दी, और कई लोग जो है उनको वो अधिकार नहीं था, इसलिए वो लड़ते रहेंगे उस अधिकार के लिए। जिस किसको अधिकार मिले हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके लिए मिले नहीं है वो छीनने के लिए बैठा, ऐसी एक परिस्थिति है। ये संघर्ष है।
मैं जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ देखता हूं तो शायद मुझे दुख होता है कि इस संघर्ष में हमारी सुरक्षितता किसमें है। इस संघर्ष में हम लोग की सुरक्षितता किस व्यवस्था में है। आई वुड से दे आर ब्लाइंड। मैं यही कहूंगा कि वो अंधे हैं। वो अंधे इसलिए है कि कहीं ना कहीं तो भी उनको जो है सर्विस लग गई। 24-25 साल में सर्विस लग गई। 58 साल तक वो सर्विस में रहेंगे। अच्छी जिंदगी के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये 30-35 साल जो है उनको तनख्वाह मिलती रहेगी। उनको ये लगता है कि ये जो तनख्वाह है ये सुरक्षित है। द मंथली सैलरी दैट ही गेट्स, he thinks that is his security. हाँ, एक तरीके से वो सिक्योरिटी है क्योंकि आप जब तक सर्विस में है तब तक पेट भर खा सकते हो। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि रिटायरमेंट के बाद क्या है। सिर्फ सवाल रिटायरमेंट के बाद का नहीं है, अगले जनरेशन्स का भी है। पहले जनरेशन लड़ा, उसने आंदोलन किए और उसने एक सुरक्षित व्यवस्था आपके लिए बनाई। इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। और यही सुरक्षित व्यवस्था अगली जनरेशन को है मिलते हुए दिखाई नहीं देती। We can't just say that the secured life we had, we are handing that same secured life to the coming generation. उसकी जिंदगी अंधकार है। नई नई टेक्नोलॉजी आना शुरुआत हुई है। इस नई टेक्नोलॉजी का असर होना शुरुआत होगा। समाज की व्यवस्था पर उसका असर होगा। उस व्यवस्था पर हम लोग की चिंता है तो मैं कहूंगा नहीं। हम चिंतित है तो मैं कहूंगा कि वी आर चिंतित नहीं है। Are we serious if we say we are not serious? Are we aware of it? If I ask, I will say, no, we are not aware of it. Do we want to get aware of it? I will say, no, we are not getting aware of it. जीना है इसलिए हम लोग जीते, ऐसी एक परिस्थिति है। Security does not lie. In the monthly pay packet that you get. ये मंथली पे पैकेट आपका इकोनॉमिक सिस्टम है ही नहीं। आप अपना लेबर देते हो, उस लेबर की कीमत आपको मिलती है और जब तक आप दे सकते तब तक है और वही 58 के बाद उसको खत्म किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या? ये जो बेनिफिशियरी क्लास है, मैं इस बेनिफिशियरी क्लास से 1990 से
कई बार कोशिश की कि इनसे बात करें, एक मौका आया था, मैं मानता हूं, और मौका यह था कि वी डिफॉल्टेड ऑन एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो अर्थ के विद्यार्थी है उनको इसका पता होगा कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर जब थे तब तक हम लोग जो है वो एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पर डिफॉल्ट हो गए और भारत का सोना जो है लंदन के बैंकों में रखा गया और वहां से पैसे उठा के हम लोग ने दे दिए। मैंने इन्हीं पढ़े लिखे लोगों से कहा, एक मौका अपने पास आया कि उसी वक्त प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था 1990 में, और मैंने कहा कि हम लोग एक डिबेट शुरुआत कर सकते हैं। अपने को इस बात की पता है कि भैया अगर किसी साहूकार से हमने पैसा लिया और उस साहूकार को उस दिन में हम लोग ने पैसा नहीं दिया तो दूसरे दिन साहूकार जो अपने घर पे आता है पैसा मांगने के लिए आता है, भैया दे दे, अगर नहीं दे सकता तो तेरे घर के कौन से चीज ले जाऊं। बड़ी आवाज में वो कैसे कहता है, लेकिन मैंने कहा दुनिया भर के लोगों ने भारत के दरवाजे पे खड़े नहीं हुए और कहा कि भैया तुम डिफॉल्ट हो गए हो, इसलिए आप कुछ ना कुछ तो भी हमको दो। तो मैं इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को कहता था, भैया ये हुआ नहीं, उसकी वजह यह है कि पब्लिक सेक्टर जो है, दिस पब्लिक सेक्टर की वैल्यू जो है वो 30,000 करोड़ की है। पब्लिक सेक्टर की जो वैल्यू है वो 30,000 करोड़ की है और देना था कुछ करोड़ ही देना था। लाला दरवाजे पे आया नहीं, उसकी वजह यह थी कि उसको पता था कि मैं अगर दरवाजे पे गया तो ये दे तो देगा लेकिन अगली बार मुझसे पैसा नहीं लेगा और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। I said, this is the best chance to put across the common man. To make the common man understand that the security, economic security of the country lies in public sector. और यही मैंने कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर रहता है तो आरक्षण बचता है। वो मुझसे समझाते रहे, नहीं सर अपन आरक्षण के लिए ही लड़ना चाहिए। मैंने कहा ये बेवकूफी मैं नहीं करूंगा। अगर पब्लिक सेक्टर बचता है तो आरक्षण बचता है। आपको आंदोलन जो है वो स्ट्रैटेजाइजेशन करना चाहिए कि जो गदर अपनी कविता से कहता था, अपनी आवाज से कहता था, वो लोगों को जगाता था। हम लोग को भी उस रोल में जाना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूं। विचारों से हम सामने वाले को कैसे मात करें और अपना अधिकार कैसे बरकरार रखे, इस पर मैं कहता हूं कि हम लोग को सोचना चाहिए। आज वो एब्सेंट है। हम कल्चर की बात करते हैं, वाद्यों की बात करते हैं। वाद्यों में सबसे बड़ी दो चीजें कौन सी है जो लगती है? एक लोहा लगता है और दूसरा चमड़ा रखता है। लोहा और चमड़ा, इसकी मक्तेदारी किसकी है? आप लोगों की। संस्कृति जो है ये वाद्य के बिना आदि है, ऐसा मैं मानता हूं।
इसलिए देश की संस्कृति के हम मालिक है, जनक है, ये भी हम लोग क्लेम करने के लिए तैयार नहीं है। विदाउट लेदर and without iron, no instrument can be built in this country. Leather or iron, ये दोनों की अगर मालकी किसी होगी, who was the owners of these two? According to the olden times, it was the Shudras. So the culture flourished within the Shudras, and they are the source of culture. आपका कल्चर पब्लिक का कल्चर था, दूसरों का कल्चर जो तो राजा महाराजाओं का कल्चर था। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम जिसके मालिक है उसको तो हम कम से कम कहे कि भैया मैं इसका जनक हूं, मैं इसका अधिकारी हूं। आप तो मेरे कल्चर को चोरी कर रहे हो। पता नहीं कहां से मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं जब पुरानी जनरेशन को देखता हूं और पढ़े लिखे जनरेशन को देखता हूं तो उनमें काफी बड़ी हिम्मत थी, लेकिन ये पढ़े लिखों में मुझे हिम्मत दिखाई नहीं दी। मुझे पढ़े लिखे में हिम्मत दिखाई नहीं देती। He's too scared. अरे बाबा तू स्केयर्ड क्यों है, तू डरता क्यों है, ये तो बता। ये जो डर है, ये डर को हम जब तक निकालते नहीं तब तक हम लोग नया निर्माण नहीं कर सकते। It is both culture and philosophical conflict in this country. फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वर्चस्व की बात चली है, वो दिमाग कंट्रोल करने की बात चली है। हम लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के माध्यम से हम आपका दिमाग कंट्रोल करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम मनुवाद के माध्यम से आपका दिमाग कंट्रोल करेंगे। एक बराबरी की विचारधारा, एक और दूसरी विषमता की विचारधारा। विषमता की विचारधारा जीतती है तो हम हार गए, और समता की विचारधारा जीती, विचारधारा लागू हो गई तो हम जीते। ऐसी एक परिस्थिति है। आप क्या चाहते हो? आपने कभी अपना ओपिनियन बनाया कि हम क्या चाहते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हर किसी को पूछो तो बोलता है सत्ता ही उद्देश्य। पावर मेरे हिसाब से पानी में जो बुलबुला दिखाई देता है, सत्ता ये जो पानी की तरफ का जो बुलबुला है, वो बुलबुले में जब तक हवा है तब तक वो बुलबुला दिखाई देता है। बुलबुले की हवा निकल गई तो वो बुलबुला पानी में समावेश हो गया। ऐसी एक परिस्थिति है, क्योंकि वो बुलबुले का कोई उद्देश्य नहीं था, हवा ने उस बुलबुले को बनाया था, इसलिए वो दिखाई दे रहा था। हवा निकल गई, बुलबुला चले गया, पानी में समाविष्ट हो गया। क्या हम लोग ऐसी जिंदगी जीना चाह रहे हैं? क्या हम लोग अपने मूवमेंट का कोई उद्देश्य नहीं बना सकते?
कोई लक्ष्य नहीं बना सकते कि हमको क्या करना है। हमको लक्ष्य जो है वो बाबा साहब ने दे दिया कि ऑल्टरनेटिव कल्चर और विचारधारा आपको यहां पर ना सिर्फ प्रसारित करनी है, प्रोपेगेंडा करना है, लेकिन उस पर अमल भी करना है। उस पर हमको अमल भी करना है। और वो विचारधारा क्या है? समता की विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? तो दान की विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? तो बराबरी की विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? तो भाईचारे की विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? कि हर व्यक्ति की आजादी को मैं बरकरार रखता हूं और उसका मैं सम्मान करता हूं। ये लक्ष्य, अगर ये लक्ष्य को हम लोग अपनी पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का दरिया हम लोग जब तक नहीं बनाते, तब तक वो लागू नहीं होगा। तब तक उसका लागू नहीं होगा। सत्ता के लड़ाई करनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी से, अपनी खुद की विचारधारा से, जो विचारधारा मुझे इस देश में लागू करनी है, वो ना सिर्फ पनपनी चाहिए, लेकिन आपकी अदा से वो टपकनी चाहिए। ऐसी एक परिस्थिति है, लोगों को दिखनी चाहिए, ऐसी एक परिस्थिति है। वो हम लोग जब तक लागू नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक आपकी सिक्योरिटी बरकरार नहीं रहती, आप बच नहीं पाओगे। You will be swept away. In that wave of change. और इसलिए हम लोग जब अपने में से गुजरे हुए व्यक्तियों को नमन करते हैं, उनके बारे में कहते हैं, तो हमने अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, क्या मैं उस पर अमल कर रहा हूं? अगर मैं अमल नहीं कर रहा हूं तो मैं क्यों अमल नहीं कर रहा हूं? ये तेलंगाना पहले के आंध्र प्रदेश का एक स्टेट होता था, एक सेंटर ऑफ अम्बेडकराइट एक्टिविटीज होती थी, बड़ी पैमाने पे सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होती थी। लेकिन आज वो सेंटर ही खत्म हो गया, गुम हो गया, कहीं मिल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हर कोई कह रहा है भैया क्रांतिकारी जो है वो बगल वाले के घर में आना चाहिए, मेरे घर में नहीं। क्रांतिकारी जो है वो मेरे घर में जन्मना चाहिए, वो बगल वाले के घर जन्म में चलना चाहिए। भैया आप भी तो कैद थे, आपको क्या इस कैद खाने से बाहर नहीं निकलना है? दिस इज अ मूवमेंट ऑफ एवरी पर्सन। And every person has to decide whether he wants to be a slave or whether he wants to be a free person.
अगर जवाब ये है, उत्तर ये है, if the answer is I want to be a free person, then learn to behave in that manner. जो कीमत देनी है उसको देंगे, लेकिन हम उसको अमल करेंगे. Nothing is received as gift. If you want to achieve, you have to give sacrifices. आज मैं अधिकारियों से पूछता हूं, यह तमाम राजनीतिक दल है, कुछ दल ऐसे कि जो 100% अम्बेडकराइट मूवमेंट पे चल रहे, वो अगर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, वो अगर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है और आप उसको डोनेशन देते हैं, तो आपने जितना डोनेशन दिया है 100% आपको इनकम टैक्स फ्री है. आपको व्यवस्था ऐसी बनी है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है. At the present time, you don't have to beg before somebody. प्रेजेंट टाइम की परिस्थिति ऐसी बैठी है कि जो सरकारी अधिकारी है वो कम से कम 50,000 जो है वो इनकम टैक्स भरता है. अब उसी में से आपने डिसाइड किया कि मैं अपने नाम से नहीं, अपने बीवी के नाम से, जो सर्विस पे नहीं है उसके नाम से डोनेशन दूं, तो संगठन के पास अपनी आमदनी होगी या नहीं होगी? हाँ, क्यों दूसरे की तरफ देखें? हम अपने आप को शिक्षित करेंगे या नहीं करेंगे? हम अपने आप को शिक्षित करेंगे या नहीं करेंगे? हम दो चीजों से बाहर नहीं निकल रहे, एक अत्याचार और दूसरा आरक्षण. हम इन दोनों चीजों में फंसे हैं. बात सही है कि अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा, आवाज उठाना होगा. यह भी बात सही है कि आरक्षण जिस तरह से लागू होना चाहिए उस तरह से लागू नहीं हो रहा. यह भी बात सही है, मैंने कहा दोनों भी नहीं हो, लेकिन उसके अलावा भी जिंदगी है. आपको अगर आपकी व्यवस्था अगर लानी है तो आपको विचार से कौन आपके साथ आ सकता है, इसका भी व्यूहरचना करनी होगी. मैंने एक जब कहा कि आरएसएस डजंट हैव अ नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीयत्व की उनके पास कोई संकल्पना नहीं है. राष्ट्रीयत्व की इनके पास कोई संकल्पना नहीं है. तो कई लोगों ने मुझसे कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सक्षम हूं इनको जवाब देने के लिए, बात आए करने के लिए. इस देश में हाउ द नेशन शुड बी बिल्ट, ऑन व्हाट common ground the nation should be built, ये डॉक्टर बाबा साहब के अलावा और किसी ने पॉलिसी इस देश में रखी नहीं है. चैलेंज है मेरा. कि उन्होंने ये कहा कि ये जो हेट्रोजीनियस मास है, 25 नवंबर का आप अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उनका ये कहेंगे, द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर दिस नेशन ही सेड इज ब्रिंगिंग आउट सम semblance of unity in this heterogeneous mass.
हेट्रोजीनियस का अर्थ यह है कि एक दूसरे के साथ ये लड़ने वाला समाज, एक दूसरे के साथ लड़ने वाला समाज है। और एक दूसरे के साथ लड़ने वाला समाज के अंदर आप किन मुद्दों पर एक कॉमन एजेंडा बनाकर इस देश की नींव आप डालना चाहते हो? अगर हम लोग सत्ताधारी बनना चाहते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि इन बातों पर हमको चर्चा करनी होगी। सिर्फ सत्ता मांगने से सत्ता नहीं मिलेगी। आप सत्ता लेके करोगे क्या? आज तक मैं कहूंगा कि जितने अपने आप को अम्बेडकराइट करते, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, मैं उनसे एक सवाल कहता हूं, मैं तो नहीं हूं इकोनॉमिस्ट, लेकिन एक सवाल हमेशा पूछता हूं, ये रुपया का जो अवमूल्यन हर बार हो रहा है, और बाबा साहब ने कहा था कि अनलेस एंड अनटिल the purchasing price of a rupee is stabilized, the currency will not be stabilized. आज ये सबसे बड़ा सवाल है देश में। हम बाबा साहब के अनुयायी, विचारों के उनके मालिक हैं, हम लोग कहते हैं, लेकिन इस डिबेट पे हम लोग आना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से हम लोग ने इसको छोड़ना चाहिए। इन एवरी डिबेट द अम्बेडकराइट शुड बी ऑन द फोरफ्रंट। अगर इस देश में हम लोग अपना वजूद, आज जो कह रहे हैं कि संविधान धोखे में आया है, मुझे नहीं लगता। आप अगर ऐसे रहे तो निश्चित रूप से धोखे में है। टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन इज रूलिंग दिस कंट्री। टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन इज रूलिंग दिस कंट्री। आपको देखना यह है कि आने वाले 1000 सालों तक यही संविधान रूल करे, ये आपकी जिम्मेदारी, ना ये है कि डर से हम कहे कि सामने वाला संविधान बदल रहा है। आपको चैलेंज देना जरूरी है कि भाई तुम बदलना चाह रहे हो, आ जाओ इस मंच पर, और क्या बदलना चाहते हो उसकी बात करो। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम चैलेंज देने की बात तो छोड़ दो, हम तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो डरपोक कौम की तरह हम लोग आ रहे हैं, उससे बाहर निकलना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बाबा साहब की सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी विचारों के अलावा? मुझे किसी ने तो भी बताइए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कौन सी थी? अपार्ट फ्रॉम हिज नॉलेज, what was his biggest strength? Anybody can say what was his biggest strength? एक किसी व्यक्ति ने बता दीजिए कि उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी। नो, that I mentioned earlier. His biggest strength was the mass. His biggest strength after his knowledge was the mass, the common man. उनकी जो जनसभाएं होती थी, लाखों की उस वक्त की जनसभाएं होती थी। बाबा साहब एक बात कहते थे, लेकिन वो जो जनसभा जो है, वो जनसभा अपनी एक बात कहते थे कि भैया हम इस आदमी के साथ चल रहे, इनके विचारों के साथ चल रहे, और इनके विचारों को हम अपने आप में
समावेश करने के लिए तैयार है और उसी रास्ते पे अब चलेंगे। वही सबसे बड़ा चैलेंज था। आज हम लोग इस मास्क को तो भूल गए। हर कोई अपने घर में बैठा, और घर में बैठने से वो कह रहा है कि क्रांति आनी। कैसी आएगी भैया क्रांति? और इसलिए जाने से पहले मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो गदर फाउंडेशन जो है, इनको सरकार ने प्रॉमिस की थी कि हम जमीन देंगे, लेकिन वो आज प्रॉमिस जो है फुलफिल होते दिखाई नहीं देती। हम गाली किसको देंगे? सरकार को गाली देंगे कि उन्होंने प्रॉमिस किया तो हमको जमीन नहीं दी। लेकिन आपको क्यों दे? आपकी क्या ताकत है? क्या इस सरकार को हिला सकते हो? क्या इस सरकार के खिलाफ तुम आंदोलन कर सकते हो? वो मशवरा तो दे रहा हूं आपको मैं, समझ लीजिए और उस पर अमल कर लीजिए। जो बुज़दिल की जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, उस बुज़दिल से जिंदगी से बाहर निकालो। आपकी असली ताकत जो है विचारों की ताकत है, और दूसरी ताकत जो है वो मास गैदरिंग की ताकत है। और उस मास को ही लोग यहां की राजनीति डरती है, और कोई डरता नहीं है। डिक्टेटर है ना, ये एक ही चीज को डरता है, मास मूवमेंट को डरता है, बाकी किसी को डरता नहीं है। और वही डर जो है बाबा साहब ने यहां के सनातनियों के दिल में भरा था कि देख भैया तू बदल ले, अगर नहीं बदला तो ये तेरे छाताड़े पे चलने के लिए तैयार है, तो इतना खाली याद रख ले, तू बदल ले, उसी में तेरी भलाई है। अगर नहीं बदला तो ये तुझे कुचल देंगे, इतना याद रख। वही भीड़ कहती थी। और इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, बाबा साहब ने कहा था कि भैया आपकी खुद की एक जुग्गी होना जरूरी है। आज आपके पास ना जुग्गी है ना कुछ भी है। आप कब इस जुग्गी में हो, कभी उस जुग्गी में हो। उसने लात मार दी तो इसके जुग्गी में आए, इसने लात मार दी तो उसके जुग्गी में आप गए। लेकिन आपका क्या है? कुछ भी नहीं। और वही बाबा साहब कह रहे थे कि भाई जब तक आप अपनी जुग्गी जो है ईमानदारी से उसकी हिफाजत करोगे, ईमानदारी से उससे अपनी हिफाजत करोगे, तो आपको अपने ही जुग्गी में इज्जत से जिंदगी गुजार सकते हो। देश का क्या हो रहा है, राजनीति क्या हो रहा है, इस नेता का क्या हो रहा है, उस नेता का क्या हो रहा है, इसके बजाय मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखूं, यही विचार हम लोग का होना चाहिए। मैं यही बात कहते हुए कि हम अपनी जुग्गी जो है बनाएं, चाहे वो टूटी फूटी हो, लेकिन उसमें इज्जत से हम लोग जी सकते हैं। और यही इज्जत की शिक्षा, इज्जत से जिंदगी गुजारने की शिक्षा जो है गदरनी जी, उनको नमन करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।
థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సారు మాట్లాడిన ప్రసంగం అనువదించలేము కానీ ఇప్పుడైతే సమయం లేదు. తప్పకుండా సోషల్ మీడియాలో ఇది అనువదించబడుతుంది. కానీ ఒకటి నేడు వ్యవస్థలో ఉన్న భిన్న వాదనలు, భిన్న అభిప్రాయాలు, ఒకవైపు విభజనవాదం, మరోవైపు గద్దరన్న ఆశించిన సమాన సమాజం, ఈ రెండిటి మధ్యన జరుగుతున్న యుద్ధంలో మనము సమానత్వం వైపు ఉండాలనేది కాంక్రీట్ గా తను చెప్పిన ముద్ద ఒకటి చాలా ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనల్ని తట్టి లేపారు. ఎందుకు మనము ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద కూడా ఎందుకు ఉద్యమ స్ఫూర్తి తగ్గుతుంది, రండి కదలి పోరాడుదాం, అది తను చెప్పిన సందేశం. మన మధ్యన అల్లం నారాయణ గారు ఉన్నారు, స్వాగతం సార్. ఎక్స్ఎమ్మెల్యే క్రాంతి, విమలక్క గారు, అదేవిధంగా సంజీవన్న గారు వచ్చారు. అన్న వెల్కమ్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పుస్తక ఆవిష్కరణ ఉంది, ఎ బుక్ కలాల కవాత్. ఇది మల్లారెడ్డి గారు కూర్చారు, గద్దర్ ఫౌండేషన్ పబ్లిష్ చేసింది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద dignitaries to inaugurate this book, please. తర్వాత స్పీకర్ తెలుగులో ఉంటుంది, మాడబు శ్రీధర్ గారు. దయచేసి అందరూ ఈ స్పీకర్స్ ను వినాల్సిందిగా దయచేసి మీ అందరూ